Hello everyone, welcome in English classes by Anita and आज हम पढ़ेंगे विस्टाज बुक से लेसन नंबर 4 द एनिमी जिसको कि लिखा है पॉल एस बक ने। सो बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो ये स्टोरी लिखी गई है वो उस टाइम की है जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. An American prisoner यानी कि एक अमेरिकन प्रिजनर यानी कि एक अमेरिकन कैदी जो है ऑफ वॉर यानी कि युद्ध का जो कैदी है इज वॉस्ड अशोर, समुद्र के किनारे बहकर आ जाता है इन अ डाइंग स्टेट यानी कि मरणासन स्थिति में, यानी कि वो उसकी स्थिति ऐसी है कि वो उसको अगर केयर ना किया जाए तो वो मर जाएगा। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर, और वो कहाँ बहकर आता है? जापानीज डॉक्टर के दरवाजे के सामने, यानी कि डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर के घर के सामने बहकर आ जाता है, समुद्र से बहकर आता है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हार्ड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट? शुड ही सेव हिम, क्या वो उसको बचाएगा, यानी कि जो जापानीज डॉक्टर है वो क्या उसको बचाएगा एज अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर जैसे डॉक्टर का काम है कि बचाना, तो क्या वो बचाएगा? और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, या फिर उसको आर्मी के हवाले कर देगा एक देशभक्त होते हुए। तो चलिए देखते हैं, स्टोरी हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस जो प्रिजनर है जो समुद्र से बहकर आ गया है और जापानीज डॉक्टर के घर के सामने, वो डॉक्टर उसके साथ क्या करता है, उसको आर्मी के हवाले कर देता है या फिर उसके साथ क्या करता है, हम आगे स्टोरी में पढ़ के ही समझ पाएंगे। चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और उसकी हिंदी समझेंगे। डॉक्टर सदाओ हॉकीज, अब यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनका नाम, यानी कि जो जापानीज डॉक्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा उनका नाम है डॉक्टर सदाओ हॉकीज। तो डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर है वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, जापानीज कोस्ट मतलब समुद्र, जापान का जो कोस्ट है यानी कि समुद्र का किनारा है, उनके किनारे उनका घर बना हुआ है। वर एज अ लिटिल बॉय, और वहाँ वेयर एज अ लिटिल बॉय, जहाँ पर वो एक छोटे बच्चे के रूप में ही हैड ऑफन प्लेड, अक्सर वो वहाँ खेला करते थे, यानी कि उनका जो घर है वो वहाँ बचपन से रह रहे हैं और अक्सर वो बचपन में उस जगह पे खेला करते थे। द लो स्क्वायर यानी कि चौड़े चौड़े जो छोटे छोटे पत्थर हैं। हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स, मतलब छोटे पत्थरों से उनका जो घर बना हुआ है, एक चट्टान पे, रॉक्स पे, चट्टान के ऊपर उनका घर बना हुआ है। वेल अबव अ नैरो बीच, वेल अबव या नैरो बीच मतलब एक जो समुद्र का किनारा जो नैरो मतलब जो सकरा बीच है उसके ऊपर, वेल अबव उससे थोड़ा ऊपर है। दैट वॉज आउटलाइन विथ अ बेंट पाइन, और जिसको कि आउटलाइंस मतलब बाउंड्री जिसको कहा जाए, जिसको कि आउटलाइन किया गया है विथ बेंट पाइन्स, पाइन्स मतलब ये ताड़ या जो ताड़ का पेड़ होता है उससे उसको चारों तरफ से उनके पाइन्स हैं, यानी कि उस झुके हुए पाइन्स हैं। एज अ बॉय सादेव हैड क्लाइंब द पाइन्स, जब वो सादेव लड़के थे तो अक्सर वो क्या करते थे, हैड क्लाइंब द पाइन्स मतलब कि वो पाइन्स पे चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, यानी कि अपने नंगे पैर से का सहारा लेके उस पाइन्स पे चढ़ा करते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, जैसा कि उन्होंने देखा था मैन आदमियों को, डू इन द साउथ सीज यानी कि दक्षिण जो समुद्र है उसमें उन्होंने देखा था लोगों को चढ़ते हुए, किस लिए? नारियल को तोड़ने के लिए, क्लाइंब फॉर कोकोनट यानी कि कोकोनट को तोड़ने के लिए जब वो पेड़ों पे चढ़ते थे, कोकोनट के पेड़ पे, तो जैसा उन्होंने देखा था चढ़ते हुए लोगों को, ऐसे ही साधु भी नंगे पैरों से पाइन्स पे चढ़ा करते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज, और उनके पापा अक्सर, जो उनके फादर उनके पिता हैं, वो अक्सर उन्हें, ऑफन मतलब अक्सर, उस आइलैंड जो समुद्र के किनारे जो आइलैंड था वहां ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और वहां पे कभी भी वो कहना भूलते नहीं थे
दैट लिटिल ब्रेव बॉय, मतलब वो कहते थे कि बहादुर बच्चे, एट हिज साइड, अपनी तरफ से, दोज आइलैंड यंडर, मतलब कि वो दिखाते थे उसको, इंडिकेट करते हुए कि वो जो आइलैंड है, यंडर मतलब होता है वहाँ पर, जो वहाँ पे जो आइलैंड है, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, वो हमारे टू द फ्यूचर फॉर जापान, मतलब कि हमारे जापान का फ्यूचर है, वो जो आइलैंड है वो हमारे जापान का के फ्यूचर का, भविष्य का स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर, तो यानी कि वो जो आइलैंड है वो तुम्हारे लिए मील का पत्थर साबित होगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सादेव हैड आस्क्ड सीरियसली, सादेव पूछा करते थे उनसे बहुत ही गंभीरता से कि वेयर शैल वी स्टेप, हम वहाँ से कहाँ जा सकते हैं, स्टेप फ्रॉम देम मतलब उस आइलैंड से हम कहाँ जा सकते हैं। तो उनके फादर आंसर करते थे हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, उनके पिता आंसर करते थे कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन बांध सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये उस पर निर्भर करता है जो हम सोचते हैं या जो हम करना चाहते हैं। Sadev had taken this into his mind as he did everything his father said, और सादेव अपने पिता की बातों को बहुत ही सीरियसली अपने दिमाग में रखते हैं, as he did, और उन्होंने जैसा वैसा ही किया, everything his father said, जैसा कि उनके पिता कहते थे वो वैसा ही हमेशा करते थे। His father who never joked or played with him, अब उनके जो पिता थे उनके साथ कभी जोक मतलब कभी मजाक नहीं करते थे और ना ही उनके साथ कभी खेलते थे। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, इनफाइनाइट पेन्स का मतलब होता है वॉट एवर ही कैन डू, मतलब कि वो सारा कुछ करते थे जो वो कर सकते थे, यानी कि अपने सादेव को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए वो सब कुछ, सारे दुख दर्द को सहते थे या जो भी कर सकते थे, वट एवर ही कैन डू ही डज, तो वो करते थे। अपॉन हिम हु वॉज ओनली हिज सन, क्योंकि वो सादेव उनका एक इकलौता बेटा था और उसके लिए वो सारे चीज़ें करना चाहते थे और जितना कर सकते थे वो करते थे। सादेव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, अब सादेव जानते थे कि दैट हिज एजुकेशन, उनका जो एजुकेशन यानी कि उनकी जो पढ़ाई है, वॉज हिज फादर्स, उनके पिता का चीफ कंसर्न है, यानी कि उनकी जो सोच है, मतलब उनका जो मेन मकसद क्या है वो यही है कि मेरा जो सादेव का एजुकेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो। For this reason he had been sent at 22 in America to learn all that could be learned of surgery and medicine, और for the reason, और इसीलिए he had been sent, उनको भेजा गया at 22 यानी कि 22 साल की उम्र में, to America यानी कि वो उनको सादेव को अमेरिका 22 साल की उम्र में भेजा गया, to learn सीखने के लिए, all that could be learned of surgery, जो कि वो सर्जरी के बारे में जितना भी सीख सकते हैं, एंड मेडिसिन यानी कि दवाओं के बारे में और सर्जरी के बारे में वो जितना कुछ सीख सकते हैं उनको अमेरिका उसको सीखने के लिए भेजा जाता है। ही हैड कम बैक एट 30, और वो जापान से जब उनकी उम्र 30 हो जाती है तो वो वापस आते हैं। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और अपने पिता के मरने से पहले, ही हैड सीन सादेव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, तो उनके पिता अपने मरने से पहले अपने बेटे को एक फेमस यानी कि एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर के रूप में, सर्जन के रूप में उसको देख लेते हैं, और नॉट ओनली सर्जन, ना ही मतलब कि बल्कि सर्जन, बल्कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में भी अपने बेटे को मशहूर होता देख लेते हैं वो। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग डिस्कवरी, क्योंकि वो एक डिस्कवरी मतलब खोज कर रहे होते हैं, यानी कि सादेव उस समय एक खोज कर रहे होते हैं, परफेक्टिंग मतलब पूरा करते हैं, विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, जो कि किसी भी घाव को, वुंड्स मतलब घाव, रेंडर मतलब वुड रेंडर मतलब कि उसको खत्म करेगा, इंटायरली क्लीन मतलब पूरी तरीके से, यानी कि जो कभी हम लोग को चोट लग जाती है तो उसके निशान रह जाते हैं, तो जो सादेव हैं उस पर वो डिस्कवरी कर रहे हैं और उसको परफेक्टिंग यानी कि अपनी डिस्कवरी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिससे कि जो घाव है वो इंटायरली यानी कि पूरी तरीके से साफ हो जाए। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, और इसीलिए उनको ट्रूप्स मतलब सेना, तो उनको ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड यानी कि अमेरिका में उनको सेना के साथ नहीं भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल्सो ही न्यू,
ही न्यू, क्योंकि वो जानते थे, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, देयर वॉज अ सम स्लाइट, यानी कि कुछ खतरा है, दैट द ओल्ड जनरल, यानी कि जो सेना का जो जनरल है उसको कुछ खतरा है, माइट नीड एन ऑपरेशन, और उसको शायद एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, क्योंकि इस समय जो उनकी कंडीशन है वो सही नहीं है, ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड, यानी कि उनका इलाज चल रहा है मेडिकली, यानी कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है मेडिकल के, और इसलिए उनको हो सकता है कि इमरजेंसी में उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना के लिए सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, इसलिए सदाओ को जापान में ही रखा गया, यानी कि सादाओ को, क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई सेना कहीं लड़ाई करने जाती तो उनके साथ एक डॉक्टर भी जाता है, और ये जो सदाओ हैं वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे सर्जन हैं, लेकिन उनको सेना के साथ इसलिए नहीं भेजा जाता है कि क्योंकि जनरल जो हैं वो इस समय थोड़ा सा मेडिकली अनफिट है और उनका इलाज चल रहा है, और शायद उनको एक ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, और उस ऑपरेशन को करने के लिए सदाओ को जापान में ही रुकना था, इसलिए उनको रोक दिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता सेना के साथ। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, अब अभी तक तो ये हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे सदाओ की, कि सदाओ कैसे पढ़े और उनके फादर ने उनको कैसे पढ़ाया, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से प्रेजेंट का जो सीन है वो चलता है। क्लाउड्स वर राइजिंग, जो बादल है ऊपर उठ रहे थे, फ्रॉम द ओशियन नाउ, यानी कि जो आसमान से, मतलब आसमान से जो ऐसे दिख रहा था कि बादल छा रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, और अनएक्सपेक्टेड मतलब कि जिसको कि उम्मीद नहीं किया जाता, उस कुछ ऐसी गर्मी, वार्मथ मतलब गर्मी, ऑफ द पास्ट फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों से ऐसी गर्मी थी जिसको कि उम्मीद नहीं कर, मतलब बिना मौसम के जब कुछ चेंजेस आते हैं तो ऐसा ही हो रहा था कि कुछ बहुत गर्मी थी। हैड एट नाइट ड्रॉन, और इस वजह से जो रात थी, ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव, इसलिए जो गर्मी की वजह से जो समुद्र से कोल्ड वेव्स, मतलब लहरों से, जो कोल्ड वेव से ठंडी ठंडी लहरें थी, उससे बहुत ही हैवी फॉग हो जा रहा था। सदाओ वॉज मिस्ड, सदाओ उसको देख रहे थे, मिस्ट मतलब जो फॉग होता है, हाइड आउटलाइन, उस मिस्ट को मतलब उसकी जो आउटलाइन, मतलब धीरे धीरे जो किनारा है, जो आउटलाइंस थे उस मिस्ट में छुप रहे थे, ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, वो उस जो छोटा सा आइलैंड उनके फादर अक्सर दिखाया करते थे, तो उसका जो आउटलाइन है वो मिस्ट में धीरे धीरे छुप रहा था। द शोर एंड, और उसके किनारा भी छुप रहा था। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो, और धीरे धीरे रेंगते हुए, क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए, अप द बीच, और बीच तक आ चुका था, बिलो द हाउस, यानी कि उनके घर के नीचे तक, यानी कि जो मिस्ट था, फॉग था, वो आइलैंड को कवर करते हुए धीरे धीरे क्रीप करते हुए, यानी कि रेंगते हुए उनके घर तक, उनके नीचे तक आ चुका था। रेडिंग अराउंड द पाइन्स, रेडिंग मतलब लपेटना, यानी कि पाइन्स को भी अपने चपेट में, अपनी लपेट में ले रहा था, यानी कि वो पाइन्स भी उस फॉग से ढक रहे थे। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और वो देख रहे थे कि कुछ ही मिनटों में जो फॉग है वुड बी रैप्ड, मतलब कि उसको लपेट लेगा, आउट अबाउट द हाउस टू, और घर को भी, यानी कि घर को भी कवर कर लेगा जो फॉग है। देन ही वुड गो इनटू द रूम, यानी कि जब फॉग आ जाएगा, देन ही वुड गो इनटू द रूम, तब वो कमरे में चले जाएंगे। वेयर हना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है हना, यानी कि जो हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी है, यानी कि अभी तक हम सदाओं के बारे में पढ़ रहे थे, अब उनकी पत्नी के बारे में, जिसका नाम है हना, वुड बी वेटिंग, जो कि उनका इंतजार कर रही होंगी, फॉर हिम, उनके लिए, विद द टू चिल्ड्रन, यानी कि उनके दो बच्चे हैं और उनकी पत्नी है, जो कि रूम में उनका इंतजार कर रही हैं। और वो सदाओ कह रहे हैं कि जब मिस्ट उनके हाउस को रैप्ट कर लेगा तो वो घर में चले जाएंगे, कमरे में चले जाएंगे, जहाँ पे हना, उनकी वाइफ और उनके दो बच्चे उनका वेट कर रहे हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन इसी क्षण जब वो सोच रहे होते कि वो कमरे में जाएंगे, उसी समय दरवाज़ा खुलता है। एंड सी लुक्ड आउट, और हना है जो उनकी पत्नी, वो बाहर आती हैं। अ डार्क ब्लू वुलन हाओरी, हाँ, अ डार्क ब्लू वुलन हाओरी उन्होंने पहन रखी है। हाओरी मतलब एक गाउन जैसा ड्रेस होता है जो ढीला ढाला, जो जापानीज पहनते हैं। ओवर हर किमोनो, किमोनो भी एक कवरिंग
पहले किमोनो मीन्स गाउन होता है और उसके ऊपर एक लबादा जैसा जिसको कहे या कोट जैसा लंबा सा घुट्टे तक होता है, उसको हम हाओरी कहते हैं, जो जापान में पहना जाता है। और किमोनो तो वहाँ पे लेडीज और जेंट्स सारे लोग जापान में पहनते हैं। तो उन्होंने एक डार्क ब्लू कलर का हाओरी और किमोनो पहन रखा है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो प्यार से उनके पास आती हैं, एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज, और उनके हाथ में अपना हाथ डाल देती हैं। एज ही स्टूड, जैसे कि वो खड़े रहते हैं। स्माइल्ड, मुस्कुराती हैं, एंड सेड नथिंग, और कुछ भी कहती नहीं हैं। ही हैड मेट हना इन अमेरिका, अब यहाँ पे फिर स्टोरी चलती है कि वो हना से कैसे मिले हैं। तो ही हैड मेट हना इन अमेरिका, वो हना से अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर until he was sure she was Japanese, और उन्होंने तब तक वेट किया था जब उनको प्यार करने से, जब तक कि उनको ये ना पता चल गया था, श्योर नहीं हो गए थे कि शी वो जापानीज, कि वो जापानीज हैं। यानी कि उनको जब तक पता नहीं चला कि वो जापानीज है, तब तक उन्होंने उनसे प्यार नहीं किया था। His father would never have received her unless she had been pure in her race. इसका मतलब यहाँ पे सदाओ कहते हैं कि उनके पिता ने कह दिया था, his father would never, उनके पिता कभी स्वीकार नहीं करते, received, have received, never received, मतलब वो कभी स्वीकार नहीं करते, her unless, जब तक कि she had been pure in her race, मतलब कि उनकी रेस में, यानी कि वो अगर वो जापानीज नहीं होती तो उनके पिता उनको उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. अब यहाँ पे सदाओ कहते हैं कि उनको बड़ा आश्चर्य होता, अक्सर वो सोचते हैं कि whom he would have married, किससे वो प्यार शादी करते, if he had not met Hannah, अगर वो हना से नहीं मिले होते। यानी कि हना से नहीं मिले होते तो वो सोचते हैं कि मैं हना के अलावा किससे शादी कर सकता था। And by what luck he had found her in the most casual way, एंड बाय वॉट लक, और वो कैसा भाग्य था, ही हैड फाउंड, जब उन्होंने पाया उनको, इन द मोस्ट कैजुअल वे, मतलब एकदम सामान्य तरीके से, मतलब जिसको कि हम ये कहे कि ऐसे ही यूजुअली, मतलब ऐसा कोई मकसद नहीं था उनसे मिलने का, और यूं ही उनसे वो मिल जाते हैं। कैजुअल वे मतलब कि ऐसे ही सामान्य तरीके से मिल जाते हैं। बाय चांस, लिटरली, मतलब कि ये एक भाग्य था, लिटरली मतलब वास्तव में ये भाग्य था कि वो हना से एक कैजुअल वे में मिलते हैं। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, एंग्जियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, और जो प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ थी, हैड बीन काइंड मतलब वो थोड़ी दयालु हुआ करती थी, पीपल एंग्जियस, और लोगों के बारे में थोड़ी चिंता करती थी, टू डू समथिंग, और करना चाहती, टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वो लोग कुछ करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स थे उनके दो बोर्ड, या जबकि वो वहाँ पे जाकर वो बोर ही हुआ करते थे प्रोफेसर के घर पे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन वो लोग उनके इस दयालुता को स्वीकार करते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज, यानी कि यहाँ पे प्रोफेसर का नाम हार्ली है, तो हार्लीज हाउस दैट नाइट। अब वो सदाओ को अक्सर बताया करते हैं, सॉरी हना को सदाओ अक्सर बताते हैं कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन, मतलब कि कैसे वो वहाँ नहीं जाने वाले थे उस दिन, टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, मतलब उस रात वो प्रोफेसर हार्ली के घर नहीं जाने वाले थे जिस रात हना से वो मिले थे। यानी कि वो बताते कि वो जाने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक से उनका प्लान हुआ कि वो हार्ली के घर जाएं। तो वो कैसे बताते हैं कि कैसे वो वहाँ नहीं जाने वाले थे। द रूम्स वर सो स्मॉल, जो प्रोफेसर के घर का जो रूम था वो बहुत छोटा था, मतलब बहुत छोटे छोटे रूम्स थे। द फूड सो बैड, जो खाना वहाँ मिलता था बहुत गंदा खाना था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्युबल, वॉल्युबल मतलब होता है टॉकिंग टू मच, यानी कि उनकी जो वाइफ थी वो बहुत बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना, लेकिन वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ हना को पाया। अ न्यू स्टूडेंट, हना भी न्यू स्टूडेंट थी, नई स्टूडेंट थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और वो ऐसा महसूस करते हैं कि सब अगर संभव हुआ तो वो हना से प्यार करेंगे, मतलब अगर ये संभव हुआ तो वो हना से प्यार करेंगे, यानी कि उनको
हना से देखकर उनको लगता है कि वो उनसे प्यार करेंगे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। नाउ ही फेल्ट, अब सदाओ हना का हैंड अपने हाथ में महसूस करते हैं और वो जानते हैं, अवेयर मतलब जानना, ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम मतलब उनको कितना खुशी मिल रहा है हना के आने से, वो महसूस कर रहे हैं इस बात को। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, यद्यपि उनकी जो शादी हुई है वो बहुत दिन हो गई शादी हुए और सालों हो गई, एनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन मतलब इतना ज़्यादा समय हो गया कि उनके 2 बच्चे भी हैं अब। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, और इसके लिए उन्होंने, फॉर दे हैड नॉट, इस मतलब कि उन्होंने शादी करने के लिए मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका मतलब उन्होंने लापरवाही से ही, मतलब ऐसे ही उन्होंने वहाँ शादी की, उनको प्यार हुआ और वो शादी कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, सबसे पहले उन्होंने अपने स्कूल में सारा काम खत्म किया, एंड हैड कम होम टू जापान, और वो अपने घर जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उनके पिता ने हना को देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज, और तब शादी उनकी अरेंज की गई, यानी कि उनकी शादी की गई इन द ओल्ड जापानीज वे, और तब ओल्ड जापानीज यानी कि पुराने जापानीज तरीके से उनकी शादी हुई। ऑल्दो सदाओ एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, यद्यपि कि सदाओ और हना पहले सब कुछ मतलब एवरीथिंग मतलब सब कुछ ओवर बिफोर हैंड का मतलब पहले ही, प्रीवियसली, यानी कि वो प्रीवियसली ही इसके बारे में अपने शादी वगैरह अपना बात कर चुके थे कि उन्हें शादी करनी है। फिर भी वो अपने पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस लेते हैं, और जब उनके फादर उनकी शादी को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हना को एक्सेप्ट करते हैं, तब वो उनको जापानीज तरीके से उनकी शादी होती है। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और वो सब दोनों हना और सदाओ बहुत खुश हैं, एकदम पूरी तरीके से खुश हैं। शी लेड हर चीक्स अगेंस्ट हिज आर्म, और अब हना अपने गालों को उनके हाथ से सटाकर थोड़ा सा उनके सटा देती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। अब इट वॉज एट द मोमेंट, दिस मोमेंट, और यही था उस क्षण, वो क्षण था, दैट बोथ यानी कि दोनों ने, ऑफ देम दोनों में से दोनों ने देखा, सा देखा, समथिंग ब्लैक कुछ काला, कम आउट ऑफ द मिस्ट उनको कुछ काला सा मिस्ट से यानी कि वो धुंध से, उस फॉग से कुछ बाहर आता हुआ काला सा नजर आया। इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग अप मतलब थ्रोन अप, जिसको कि समुद्र द्वारा फेंक दिया गया था, यानी कि उनकी लहरों द्वारा उसको बाहर फेंक दिया गया था। ओशियन फ्लंग, फ्लंग यानी कि वो जब लहरें बहुत तेज आती हैं तो उठाकर फेंक देती हैं, तो ऐसे ही वो आदमी उस लहरों से उठाकर फेंक दिया गया था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, क्योंकि ऐसा लगता था कि मतलब वो अपने पैरों पे रुक रुक के चल रहा है। ही स्टैगर्ड, वो लंगड़ा रहा था, मतलब स्टैगर्ड मतलब लंगड़ाना। अ फ्यू स्टेप मतलब स्टैगर्ड मतलब वो अपने आप को खींचना, जैसे कहते हैं कि ड्रैग्ड, स्टैगर्ड मतलब ड्रैग्ड। ही ड्रैग्ड अ फ्यू स्टेप, अपने आप को कुछ कदम चलने की कोशिश करता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसका पूरा शरीर फिर से, उसका बॉडी का एक स्ट्रक्चर उस मिस्ट में, धुंध में दिखाई देता है। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसका जो हाथ है उसके सर पे था। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और उसके बाद वो फिर देन ही कर्ल्ड मतलब मुड़ जाना, झुक जाना, मिस्ट हिड हिम अगेन, और उसके बाद से फिर वो जो मिस्ट थी उसको फिर से छुपा लेती है। हु इज दैट, हना क्राइड, हना जोर से चिल्लाती है, कौन है वहाँ। शी ड्रॉप सदाउज आर्म, और वो सदाउ का हाथ छोड़ देती है। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, और उसके बाद वो दोनों अपने बरामदे के रेलिंग से झुककर नीचे देखने लगते हैं। नाउ दे सा हिम अगेन, और उसके बाद से फिर उन्हें वो दिखता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, और वो जो आदमी है अपने हाथ और पैरों के बल से यानी कि रेंगता हुआ चल रहा था। क्रॉलिंग मतलब रेंगता हुआ, वो मतलब कि अपने हाथों और पैरों से क्रॉल करते हुए आ रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और उसके बाद वो लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं क्या, कि वो गिर जाता है ऑन हिज फेस, अपने मुंह के बल, एंड लाई देयर, और वहीं पर लेट जाता है।
अ फिशरमैन्स परहैप्स, सदाओ सेड, सदाओ कहते हैं कि शायद कोई मछुआरा है, वॉज फ्रॉम हिज बोट, अपने नाव से गिर गया है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड, ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप, और वो अपनी सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाते हैं। एंड बिहाइंड हिम हना केम, हना भी आती है, यानी कि जब सदाओ दौड़ते हुए जाते हैं तो हना भी उनके पीछे जाती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और उसके जो किमोनो का जो वाइट स्लीव, चौड़ा सा स्लीव्स है, वो उड़ रहा था। अ माइल आर टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, अब वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके जो घर के पास है 1 माइल या 2 माइल की दूरी पर, मतलब यानी कि दूसरी साइड पे देयर वर फिशिंग विलेज, वहाँ पे मछुआरों का गांव है। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन जहाँ पर सदाओ का घर है यहाँ पे कोई रहता नहीं, मतलब खाली है। एंड लोनली कोस्ट यानी कि मतलब एक लोनली मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ऐसा समुद्र का, कोस्ट मतलब समुद्र का किनारा। डेंजरस, खतरनाक, विथ रॉक्स, और यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो बहुत ही, पत्थर हैं वो बहुत खतरनाक हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, और जो सर्फ यानी कि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं, जो उसमें से बड़ी बड़ी लहरें निकलती हैं, बियॉन्ड द बीच यानी कि समुद्र के तरफ जो बीच पे आती हैं, वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, स्पाइक्ड मतलब कटीले पत्थरों से बना, यानी कि जो लहरें आती हैं वो पत्थरों को ऐसे काट चुकी हैं, और वो जो रॉक्स हैं वो कटीले हो चुके हैं, नुकीले हो चुके हैं, स्पाइक्ड मतलब नुकीले हो चुके हैं। Somehow the man had managed to come through them, और किसी तरीके से इस आदमी ने अपने आप को मैनेज किया, यानी कि किसी तरीके से उस कटीले पत्थरों से वो बाहर आया है। He must be badly torn, और शायद टॉर्न मतलब फट जाना, लेकिन यहाँ पे मतलब है हर्ट हो जाना, यानी कि ही मस्ट बी बैडली यानी कि वो बुरी तरीके से घायल होगा। They saw when they came toward him that indeed it was so. They saw when they came, वो वहाँ आते हैं और देखते हैं, toward him यानी कि उसकी तरफ, that indeed it was so मतलब कि ऐसा ही कुछ होगा, मतलब सोचते हुए आते कि ऐसा ही कुछ होगा, मछुआरे होंगे, कोई मछुआरा होगा और वो अपनी नाव से गिर गया होगा और यहाँ वॉश्ड मतलब फ्लंग आउट हो गया सी से, और वो बहुत घायल होगा। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through, और वो अब जाके उसके पास देखते हैं तो दो बालू था, ऑन वन साइड उसके एक किनारे, ऑफ हिम यानी कि उसके एक किनारे जहाँ वो पड़ा हुआ था, हैड ऑलरेडी अ स्टेन, बहुत स्टेन मतलब धब्बा, ऑफ रेड सोकिंग यानी कि वहाँ उसके इतना खून बह चुका था कि वो पूरा बालू वहाँ उसका सोख करके, उसके खून से सोख करके, यानी कि सोख मतलब सोख लेना, अब्जॉर्व कर लेना, तो वो उसके खून को इतना अब्जॉर्व कर लिया था कि वहाँ पे जो सैंड था वो रेड हो चुका था उसके खून से। ही इज वंडेड, सदाओ एक्सक्लेम, सदाओ मतलब कि थोड़ा जोर से बोलते हैं कि ये घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वो जल्दी से उसके आदमी के पास जाते हैं। हु लाई मोशनलेस, हु ले मोशनलेस जो कि एकदम बेहोश पड़ा, मोशनलेस का मतलब उसकी बॉडी में कोई मोशन नहीं है, वो बेहोश पड़ा हुआ है। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा बालू में है। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हैंड सोक्ड विद सी वाटर, और उसके सर पर एक कैप है जो उसके कैप उसके सर पे स्टक है मतलब लगी हुई है, टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, जो कि पानी से पूरी तरीके से, समुद्र के पानी से भीगा हुआ है। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, और उसने वेट रैक्स यानी कि गीले, रैक्स मतलब फटे चिथड़े कपड़े पहन रखे थे। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुकते हैं। हना एट हिज साइड, हना एक किनारे उसके रहती है। एंड टर्न द मैंस हेड, और वो लोग उस आदमी का जो चेहरा है घुमाते हैं। दे सा द फेस, और उसके बाद वो उनका चेहरा देखते हैं। अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड, हना तुरंत फुसफुसाती है, ये तो वाइट मैन है। अ वाइट मैन मतलब एक, वाइट मैन मतलब अमेरिकन है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये एक वाइट मैन था। द वेट कैप फेल अवे, और जो वाइट कैप उसकी जो गीली कैप थी वो गिर जाती है। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और वहाँ पे उसका पीले पीले यानी कि येलो बाल भी दिखते हैं। लॉन्ग बड़े हैं, एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, ऐसे लगता है कि मतलब कई हफ्तों से उसके बाल को काटा नहीं गया है। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्टर्ड फेस, और जो उसका यंग यानी कि थोड़ा यंग है, यानी कि जो मैन है वो यंग है,
और टॉर्टर्ड यानी कि थोड़ा सा फटा मतलब घायल हुआ। फेस वॉज एज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके जो मुंह पे जो घाव लगे हैं उस पर रफ येलो बियर्ड यानी कि येलो कलर का बियर्ड, उसका दाढ़ी भी है, मतलब कि उसके बाल येलो मतलब भूरे कलर के बाल भी हैं, यानी कि जैसे वाइट मैन के होते हैं। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था, एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो बिल्कुल वो नहीं जानता था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। वॉट नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, मतलब उसके लिए वो क्या करेंगे, सदाओ और हैना उसके साथ क्या करेंगे, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता था, वो बेहोश था। नाउ सदाओ रिमेंबर द वुंड, अब अचानक से सदाओ को उसका घाव याद आता है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगिन टू सर्च फॉर इट, और वो क्योंकि वो एक अच्छा सर्जन है तो वो अपने एक्सपर्ट यानी कि एक्सपर्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ में विशेष एबिलिटी रखना, तो उनके जो एक्सपर्ट्स फिंगर्स हैं वो उस घाव को सर्च करना शुरू मतलब खोजना शुरू कर देते हैं कि ब्लड कहाँ से आ रहा है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और वो वहाँ उसको टच करते हैं जहाँ से ब्लड फ्रेशली यानी कि जहाँ से खून फ्रेशली बह रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको घाव लगा है, ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ से ताज़ा खून निकल रहा है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी दाहिनी तरफ के लोअर बैक यानी कि बैक पीठ के पीछे लोअर बैक जो है वहाँ पे उसका चोट है। ऑन द राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ उसके नीचे लोअर बैक यानी कि पीठ के नीचे। सदाओ सा दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपेंड, सदाओ देखता है कि दैट अ गन वुंड यानी कि गोली की जो का घाव है यानी कि उसको गोली लगी है, हैड बीन रीओपेंड वो खुल चुका है, उसका घाव खुल चुका है। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड, और जो उसका मांस है वो काला पड़ चुका है, विथ पाउडर। अब गन निकलता है तो गन में आप जान ही रहे हो कि उसमें बारूद होता है, तो पाउडर गन का जो बारूद है उसकी वजह से उसका जो घाव है वो ब्लैक पड़ चुका है। सम टाइम कभी कभी, नॉट मैनी डेज अगो मतलब कि सम टाइम मतलब कुछ दिन पहले उसको ये घाव लगा है, बहुत दिन पहले, ऐसा नॉट मैनी डेज अगो मतलब बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले उसको गोली लगी है। द मैन हैड बिन शॉट एंड हैड बिन नॉट बिन टेंटेड, और वो सदाव कहते हैं कि ये जो आदमी है उसको कुछ ही दिन पहले गोली लगी है, एंड हैड नॉट बी टेंटेड, और उस टेंटेड मतलब नॉट ट्रीटेड, उसका इलाज नहीं किया गया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये और भी बुरा चांस है जब कि पत्थरों ने उसके घाव को और खरोच दिया, स्ट्रक कर दिया यानी कि और घायल कर दिया उसको। Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a Solomon voice. तो अब सोलोमन वाइज मतलब कि दुखी आवाज में हना बोलती है, फुसफुसाती है, ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग मतलब कितना खून बह रहा है इसका। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, अब जो मिस्ट है यानी कि धुंध है सबको पूरे ढक लेती है, यानी कि उन लोगों को सबको ढक लेती है, कम्प्लीटली पूरी तरीके से ढक लेती है। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे no one came by at this time, और उस जो समय है उस रात का मतलब रात का समय है और उस टाइम कोई वहां नहीं आता है। द फिशरमैन हैड गॉन होम, और जो मछुआरे आते हैं वो अपने घर जा चुके हैं। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, और वो जो बीच कॉम्बर्स मतलब होता है जो कचरा बीनने वाले होते हैं, तो जो आप कभी कभी जो कचरे बीनने वाले होते हैं वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड, और वो मतलब कि जब उनको ये ऐसा कि दिन अब खत्म हो चुका है यानी कि रात होने वाली है तो वो भी जा चुके हैं। What shall we do with this man? सदाओ मटर्ड, सदाओ फुसफुसाता है कि हम इसके साथ इस आदमी के साथ क्या करेंगे। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to snatch the fearful bleeding. सदाओ मटर्ड यानी कि सदाओ एक तरफ कहता है कि हम मतलब इसके साथ क्या, what shall we do with this man, हम लोग क्या करेंगे इस आदमी के साथ। But his trained hand, लेकिन उसका जो ट्रेंड हाथ है जो सीम ऑफ देयर ओन विल, वो उसकी अपनी अलग इच्छा चल रही है, मतलब कि सदाओ सोच कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, यानी कि सदाओ सोच रहा है कि इस आदमी यानी कि वो वाइट मैन है उसके साथ वो क्या करेगा, बट उसके जो हैंड हैं हाथ हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और टू डू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू स्नैच द फियरफुल ब्लीडिंग, और उसको उस जो फियरफुल यानी कि जो मतलब भयानक जो खून बह रहा है
उसको ठीक करने के लिए, उसको उस पे रिपेयर करने के लिए उसके हाथ वहां पे जाते हैं। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, और वो सी मॉस, मॉस मतलब होता है आप जो एक छोटी छोटी घास होती है काई जैसी, वो क्या करता है वहाँ उस घाव को वो सी मॉस से क्या करता है, पैक कर देता है, यानी कि उसको भर देता है। दैट स्ट्रूड द बीच, जिसको कि उन्होंने उसके बीच यानी कि समुद्र के किनारे से लिया। द मैन मून्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। द मैन मून्ड, मून मतलब कराहना, तो जब सदाउस के घाव पे मॉस लगाते हैं और उसको ब्लड बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो अचानक आदमी अपने दर्द में कराहता है। इन हिज स्टूपर मतलब कि वो बेहोशी की हालत में, बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जगता नहीं है। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाओ said. सदाओ कहते हैं कि सबसे अच्छा यही होगा कि इसको समुद्र में वापस फेंक दिया जाए। Answering himself मतलब खुद से ही वो अपने में आंसर करते हैं अपने क्वेश्चन का, क्योंकि वो पूछ रहे थे अभी इससे पहले कि हम इसके साथ क्या करेंगे, तो कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि इसको समुद्र में, the best thing that we could do would be to put him back in the sea, मतलब इसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, लेकिन अब जो सदाओं ने मॉस लगा दिया था, खून रुक चुका है फॉर द मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए। ही स्टूड अप, वो खड़े होते हैं, एंड डस्टेड द सैंड, वो सैंड बालू को झाड़ते हैं, फ्रॉम हिज हैंड्स मतलब अपने हाथ से वो बालू को झाड़ते हैं। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, और हना सेड, हना कहती कि हाँ बिना निसंदेह यही सही होगा, यानी कि यही सबसे अच्छा होगा कि इसको हम लोग जल्दी से कहाँ फेंक दें, पानी में, मतलब फिर से वापस समुद्र में फेंक दें स्टिडली। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, वो यहाँ मतलब हना सेड स्टिडली मतलब वो तेजी से कहती कि हाँ इसको फेंक दो समुद्र में, बट शी कंटिन्यूड, लेकिन वो लगातार उसको टू स्टेयर डाउन, उसको नीचे देख रही होती है, घूर रही होती है, एट द मोशनलेस मैन, यानी कि उस बेहोश पड़े आदमी को हना देख रही होती और सोच रही होती। वो मतलब ये दोनों सदाओ और हना इस समय एक डिलेमा में है कि उन्हें इस आदमी को फेंक देना चाहिए या इस आदमी का क्या करना चाहिए, वो दोनों समझ नहीं पा रहे हैं, वो कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में। तो आज के लिए यहीं तक, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर English classes by Anita.